Hello दोस्तों, I welcome to you on my YouTube channel. Today I will teach you class 10th science first chapter जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए we will have to understand what is change। इस चैप्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि चेंज क्या होता है, क्योंकि जब हम चेंज जानेंगे तभी हमको पता लगेगा कि इस चैप्टर में मतलब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, और इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और मैं वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना। चलिए अब देखिए, चैप्टर का नाम आपको पता ही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, हमें सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज को जानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में जो कोई भी सब्सटेंस होगा वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा, है ना। चाहे वो उसकी शेप चेंज हो, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई ना कोई चेंज तो होगा। अब हम जानते हैं चेंज क्या होता है। द सबस्टेंस विच ट्रांसफॉर्म वन स्टेट इनटू अनदर। कोई भी एक सबस्टेंस है, कोई भी सबस्टेंस है ना, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। बाहर रोड है, वाहन निकल रहे हैं, तो आवाज तो आएगी वो। ठीक है, द सबस्टेंस विच ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, वन स्टेट इनटू अनदर, यानी एक चीज से दूसरी चीज में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, उसी को हम बोल देंगे चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे से थे, अभी आप बड़े हो गए हो, है ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, मतलब आप में बदलाव हुए, चेंज हुए या नहीं हुए? चेंज हुआ है ना? यस। आना तो करो, चेंज हुआ है ना। जैसे हम आपको याद हो, आपने 8th क्लास में पढ़ा हो शायद, एडोलसेंस चैप्टर नाम, किशोरावस्था, है ना। उसमें क्या होता है, 10-12 साल के बाद में कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो बदल रहा है ना, उसकी आवाज चेंज हो रही है, उसकी बॉडी की शेप है वो चेंज हो रही है ना, उसके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसमें चेंज आ रहा है ना, पहले वो छोटा था, अभी वो बड़ा हो गया है, वो चेंज हो रहा है। या फिर कोई भी और सब्सटेंस है, वो पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो चुका है। चीजें आपने नोटिस करी हो अपने आसपास, तो क्या होता है कि कुछ टाइम पहले देखना तुम, वो अलग होगी, और तुम अब जाके देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इसी को हम चेंज बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो चेंज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ चेंज। 2 टाइप के हैं। पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, फिजिकल चेंज। यू नो अबाउट व्हाट इज फिजिकल चेंज? 9th क्लास में पढ़ाया आपने फिजिकल चेंज क्या है। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ाया ना फिजिकल चेंज क्या होता है। देखिए, फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी सब्सटेंस होता है, वो अपनी जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज करता है। जैसे उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे पहले वो कुछ लिक्विड हो, वो सॉलिड में चेंज हो जाए, लिक्विड हो सॉलिड में चेंज हो जाए, सॉलिड हो लिक्विड में चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, यानी उसकी जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट वो चेंज हो रही है ओनली, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, द चेंज
इन विच द सबस्टांस चेंज इन शेप साइज। ठीक है, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, उसको हम बोल देंगे ये फिजिकल चेंज है। इवन उसका कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल का जो एरो होता है वो ऐसे करके होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है रिवर्सिबल का, कि जो पहले जैसा सबस्टांस था, अगर फिजिकल चेंज हुआ है उसमें, जो पहले जैसा सबस्टांस था हम उसको बाद में भी, यानी फिजिकल चेंज होने के बाद में उसको पहले जैसा बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद में किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, या फिर बोल दो लिक्विड में। ये सॉलिड है आइस, ठीक है, सॉलिड की मतलब इसकी जो स्टेट है वो चेंज हुई है, स्टेट चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई है, स्टेट चेंज हुई है इसकी। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसका जो ये जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है। अब ये सॉलिड से किस में चेंज हुई, लिक्विड में। ठीक है, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको वापस से इसको जब फ्रीज करोगे, है ना, फ्रीज करोगे वाटर को, तो ये आइस में नहीं चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, जैसे वैक्स वगैरह मूव है, उसको आपने हीट दे दी तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, कुछ टाइम बाद उसको रखा रहने दो तो वो फिर वापस से क्या होगा, वो किसमें बदल जाएगा, सॉलिड, वैक्स में या सॉलिड में। वैक्स तो वो पहले भी था। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है जो फिजिकल चेंज का, वो है कि इसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है। जो पहले जो सबस्टांस था चेंज होने के बाद में भी वो वही सबस्टांस रहता है जो पहले था। ठीक है, नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। इसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है, जो पहले था वही बाद में भी वही रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लिया आपने ये वाला। दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा जैसे एग्जांपल श्रेडिंग ऑफ पेपर। श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर लिया आपने, पेपर को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक, तो उसकी क्या हुई, शेप चेंज हो रही है, उसका साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन रहा तो वो पेपर ही है, तो वो पेपर ही, ठीक है, टुकड़े ही तो कर दिए उसके, रहा तो वो पेपर ही। दूसरा क्या, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को आपने गर्म किया, ठीक है, गर्म करोगे तो क्या होगा, इसमें से वो इवेपोरेट होगा, भाप बनेगी उसकी। इवेपोरेट होने के बाद में उसको जो इवेपोरेशन का जो मतलब जो गैस है उसको कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करने के बाद में वो क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर तुम उसको गर्म कर दो, फिर वापस से वो उसमें जो इवेपोरेशन है वो होना स्टार्ट कर देगा, यानी वो फिर से इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। ठीक है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को आप मेल्ट कर रहे हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उसे वापस से फ्रीज कर दोगे तो क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या थी, ये जो एरो था वो किसका था, रिवर्सिबल का था, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, यानी जो पहले जो सबस्टांस था हम उसको बाद में भी क्या कर रहे हैं, चेंज होने के बाद में उसको पहले जैसा बना पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि देखिए जो स्टेट्स है, जो फिजिकल स्टेट है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही है ओनली, इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बन रहा है, इसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है कि ये बस। दूसरा क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है, अब नाम से समझ में आ रहा है ना, केमिकल चेंज। इसमें क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजमेंट होगा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होंगी। ठीक है, द चेंज इन विच न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म। ऐसा चेंज जिसमें नया सबस्टांस बन जाए। अब नया सबस्टांस बन जाएगा तो क्या हुआ कि तुम लोग उसे वापस से पहले जैसा नहीं बना सकते, इसलिए इसको बोल देंगे ये क्या होंगे, इट इज इरिवर्सिबल।
और इरिवर्सिबल का एरो ये होता है, ठीक है। इसमें जो केमिकल चेंज है उसमें क्या होगा, उसकी जो कोई भी सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, जिसको हम बाद में, इसी को हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज होता है इसी को केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अगर ये एक बार इनमें कोई चेंजमेंट हो जाता है तो वापस से इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो सकता, मतलब चेंजमेंट हो सकता है लेकिन उसको पहले जैसा नहीं बना सकते। हाँ, एक बार चेंज हो गया तो हो गया, इट इज इरिवर्सिबल। और अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, केमिकल चेंजेस आर, इट इज परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज। और जो फिजिकल चेंज थे वो टेम्पररी चेंज थे, उसमें पॉइंट रह गया था। जो फिजिकल चेंज थे वो टेम्पररी चेंज थे, कुछ टाइम के लिए चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यानी तुम्हें जब जरूरत पड़ी, जब तुमने बर्फ बना दी और जब जरूरत पड़ी उसको मेल्ट करके वाटर बना दिया, तो वो टेम्पररी चेंज था, जिसको फिजिकल चेंज भी बोल देते हैं। केमिकल चेंज में क्या हुआ ये परमानेंट होंगे। एक बार कोई चेंजमेंट हो जाता है तो तुम किसी भी हालत में उसको पहले जैसा नहीं बना सकते। आगे ना बात समझ में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है समझाने का ये, ठीक है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि हम दूध से दही तो बना देते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि वो केमिकल चेंज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब वो जो दूध था वो दूध नहीं रहा, वो दही बन चुका है, उसकी प्रॉपर्टी अब अलग हो गई। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो उसको दूध नहीं बना सकते। पनीर बना सकते हो, रायता बना सकते हो, ठीक है, लेकिन दूध नहीं बना सकते। दूध क्यों नहीं बना सकते? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है ना। और क्या है, बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ कोयल, कोई भी चीज जला रहे हो तुम, है ना, जरूरी नहीं है कोयला, ये कुछ भी जला रहे हो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको आपने जलाया, जलाने के बाद में उसमें से क्या बनेगा, बाद में गैस बनेगी, मतलब नया सब्सटेंस बना है, राख बनी ना, नया सब्सटेंस बनेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उसको कोयला नहीं बना सकते पहले जैसा, है ना। आपने अगर पेपर जलाया तो उसको पेपर नहीं जला बना सकते, पेपर नहीं बना सकते, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, रस्ट बोल देते हैं उसको, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जैसे लोहा होता है ना, उस पर जैसे वो कॉन्टेक्ट में आ जाता है एयर वगैरह की, एसिड वगैरह की, या फिर मॉइस्चर वगैरह ज्यादा हो जाता है तो कुछ टाइम बाद वो रस्ट होना स्टार्ट कर देता है। और तुम जब वो जो उस पर जो लेयर बनती है जो झड़ने लगती है ना लोहे पे से, आगे पढ़ेंगे ये भी टॉपिक हम। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे फिर से लोहा नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कॉरोइड हो गया, मतलब वो अब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, केमिकल जो चेंज होते हैं ना उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। जो केमिकल चेंज होंगे उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रुमाल मिल नहीं रहा है तो फिर कागज से मिटाना पड़ रहा है, हैं? अगली बार आएंगे तो रुमाल लेके आएंगे, ठीक है। अभी आपने चेंज पढ़ा, दो टाइप के चेंज थे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। जो केमिकल चेंज थे उसी को केमिकल रिएक्शन बोल देते, ठीक है। तो अगली हेडिंग, अब हम, वो जो हमारा था वो बेसिक था, तो नॉलेज के लिए था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम स्टार्ट हमारा केमिकल रिएक्शन से। तो पहले, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आइडिया तो लग गया होगा ना केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, हाँ। केमिकल चेंज से पता लग गया होगा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू substances react together and form, देखो, द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे एक साथ। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या करेंगे, जो सब्सटेंस होंगे वो रिएक्ट करेंगे, है ना, रिएक्ट करेंगे एक साथ। एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे, केमिकल रिएक्शन है, क्या करेंगे, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस,
ठीक है, आई बात समझ लो। जैसे केमिकल चेंज में हो रहा था ना, नया सब्सटेंस बन रहा था, यहाँ भी क्या हुआ, सेम। दोनों का मतलब तुम एक ही समझो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होंगे, वो रिएक्ट करेंगे और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी, जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो सबसे हटके होंगी, उससे जो मतलब जिससे बने उससे हटके होंगी, ठीक है। जैसे ए और बी, ये कोई दोनों सब्सटेंस थे, ठीक है, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं हम। ए और बी कोई सब्सटेंस है और इसने कोई नया सब्सटेंस बना दिया सी, ठीक, नया सब्सटेंस बना दिया। सी क्यों आ रही है तुम जो बताओ। ए और बी कोई सब्सटेंस है, दोनों ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में कोई प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है सी, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस है, देखो न्यू सब्सटेंस है, ये जो सी है वो ए बी में तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे ये है नहीं, ये जो बनाया वो नया सब्सटेंस बनाया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं इसको, ठीक है। जैसे अब इसके चलो एग्जांपल देख लेते हैं मोटे मोटे, जैसे डाइजेशन ऑफ एक पॉइंट ये भी है कि तुम कैसे कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, तो जब तुम खाना खाते हो, है ना, कुछ और होता है, पचने के बाद में कुछ और होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज हो रहे हैं उसमें, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग हो जाती है ना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, ये क्या है इसके एग्जांपल, समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़िया, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है ये सूटेबल नहीं है, मतलब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के लिए ये जो एग्जांपल है ये बताने के लिए ठीक है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, लेकिन एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हुई कैसे है, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हुई कैसे है हम उस तरीके से समझेंगे। जैसे मैग्नीशियम है जिसका सिंबल Mg होता है, और ऑक्सीजन है जिसका सिंबल O2 होता है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस हो सकते हैं और दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, ठीक है। ये सही तरीका समझने का, अगर साइंस केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझे तो, ठीक है। ये बताने के लिए ठीक है, Mg प्लस O2 दोनों ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में MgO का फॉर्मेशन किया, ठीक, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में हम ये समझेंगे कि ये जो साइड होती है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इस साइड में, जो एरो की साइड में, एरो के इस साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको रिएक्टेंट बोलते हैं क्योंकि यही तो रिएक्ट करेंगे भाई, यही तो रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे क्या, प्रोडक्ट। ये क्या प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। इन्होंने रिएक्ट किया और फाइनल प्रोडक्ट में ये मिला, ठीक। तो एरो के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड होगी ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लिखने होते हैं, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में हमको प्रोडक्ट लिखने होते हैं, ठीक, ठीक है। लेकिन इनकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट किस साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट किस साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द substances which take part in a chemical reaction, यानी कि जो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, हम उसको क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, रिएक्टेंट का, ठीक है। इसको इसमें मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। और तो क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या होता है, जो रिएक्टेंट थे उन्होंने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। द न्यू सब्सटेंस which produce
एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एज सब्सटेंस द न्यू सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो सब्सटेंस बना, जो फाइनल सब्सटेंस हमें जो मिला वही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि आप कैसे पता लगाओगे केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता लगाओगे। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कैसे पता लगाना है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग अपनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है केमिकल रिएक्शन, मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले देखो कैसे पहचाने, उसकी जो स्टेट है उसमें चेंज हो सकता है, चेंज इन स्टेट, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, उसकी स्टेट में चेंज। ठीक है, जैसे हीलियम और ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, गैसेस है। अब इनकी जो रिएक्शन होगी उसके जो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वाटर होगा। वाटर आपको पता है कैसा होता है, लिक्विड होता है, उसकी जो स्टेट है वाटर की वो क्या है, लिक्विड है। जैसे H2 प्लस O2 दोनों ही क्या है, गैसेस है, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2, जो कि क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है तो आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। ठीक, दूसरा क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अमेरिका वालों ने यहां से यू हटा दिया है कलर की स्पेलिंग में। ठीक है, दोनों ही स्पेलिंग हो जाती है, COLOR और COLOUR। कभी भी आप, अब ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगी कलर। ठीक है, अब देखो चेंज इन कलर, कोई भी सब्सटेंस है उसका कलर चेंज हो सकता है। जैसे खाना वगैरह होता है ना, कुछ टाइम गर्मियों के टाइम में ऐसा अक्सर होता है कि खाना वगैरह रखा है और ज्यादा टाइम तक वो रख दिया गर्मी में, तो उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है ना। जब ताजी ताजी बनता है तो एकदम से मस्त खुशबू आती है, और जैसे ही वो स्पॉइल हो जाता है कुछ टाइम बाद तो फिर उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेंगे, देखो CuSO4 प्लस Ap, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, CuSO4 प्लस Ap, ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और ये रिएक्शन होने के बाद में ये बनेगा FeSO4 और Cu बाहर, और ये हो जाएगा आपका ग्रीन। ठीक है, पहले कैसा था, ब्लू, अब रिएक्शन होने के बाद में वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। फिर है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जब रिएक्शन होती है तो या तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है या फिर राइज होता है, या तो टेम्परेचर उसका घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो कि टेम्परेचर चेंज में क्या हो सकता है, मतलब हीट या तो प्रोड्यूस हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है, एक काम तो होगा ही। ठीक है, फिर फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब निकलना। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो आप ज्यादातर जो रिएक्शन होगी उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन से होने वाली जो गैसेस है रिएक्शन है उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो जैसे ZnH2SO4, Zn जिंक प्लस H2SO4, Zn इसको हटाएगा और SO4 के साथ में जुड़ेगा, तो ZnSO4 प्लस H2। यहाँ देखो जो हाइड्रोजन गैस थी वो बाहर
निकल चुकी है। ठीक है, तो इससे भी आप पता लगाते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई। फिर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वाटर में, उसको घोल रहे हो, ठीक है, तो वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, कुछ उसके पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, यानी जो अनडिजोल्व सब्सटेंस होता है वाटर में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, घोला आपने नहीं घोला, ठीक है, जैसे उसमें करते हैं ना दीपावली पे, वो पेंट लेके आते हैं सफेदी वाला, और पानी में उसको जब घोला जाता है तो वो पूरी तरह से नहीं घुलता है, उसमें से वो बच जाता है, मतलब उसको छान के जब उसको पेंट किया जाता है तो जो छलनी में जो बच जाता है वही क्या है, प्रेसिपिटेट है, यानी वो घुला ही नहीं। जो नहीं घुला वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। यानी कुछ रिएक्शन ऐसी भी होगी जिसमें प्रेसिपिटेट बच जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ये थे आपके 5। ठीक है, बिना कपड़े के साफ बोल ही रहा है हमारा कोई रुमाल ही चोरी कर लिया। ऐसे ही बच्चे दो चार मुझे डाउट है कौन ले गया है, कौन ले गया है? ठीक है, चलो, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कुछ तरीके होंगे जो कि हमें बताएंगे एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है वो लिखी कैसे जाती है। कुछ तरीके हैं जो हमें बताएंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, बेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हर चीज को, मतलब कोई भी काम है उसको करने का एक तरीका होता है, कोई तरीका होता है, उस तरीके को जानेंगे कि क्या तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का। ठीक है, अब देखो दो तरीके होते हैं केमिकल रिएक्शन को लिखने के, दो तरीके होते हैं। पहला तो क्या है कि हम उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, है ना, पहला क्या है हम उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, और दूसरा इसको केमिकल फॉर्मूलाज के रूप में लिख सकते हैं, वर्ड्स इक्वेशन। ठीक, तो दूसरा क्या होगा, उसको केमिकल जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, केमिकल जो जितने भी एलिमेंट उनके जो सिंबल्स होते हैं उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बड़े इक्वेशन है, यानी कि ऐसी इक्वेशन जो वर्ड्स में लिखी जाए। द इक्वेशन इन विच we represent the reaction in वर्ड्स, यानी ऐसी रिएक्शन या ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको हम वर्ड्स में लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हमने क्या किया है, जो एलिमेंट्स के जो नेम थे उसी में उसको लिख दिया है, जो एलिमेंट्स के जो नेम थे उसी में उसको लिख दिया है, इसको हमने वर्ड्स में लिखा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जब केमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी तो बार बार पे आप इतने बड़े सब, अब ये तो फिर भी छोटे हैं, अभी जब आगे और देखोगे आप तो जो फॉर्मूलास होते हैं ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन होती है वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, और बार बार पे आप ऐसे लिखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, मैग्नीशियम, ऐसे मतलब लिखोगे शब्दों में, तो बार बार पे लिखना, लिखा नहीं जाएगा, परेशान करेगा, और फिर तुम इरिटेट होगे, क्या करोगे, छोड़ दोगे, मुझसे नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा ना कि जो नाउन को हटाने के लिए उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार पे हम नाउन का यूज नहीं कर सकते। जब स्टोरी पढ़ी जाती है
देखा होगा आपने, उसमें हम बार बार पे नाउन का यूज नहीं करते हैं। एक दो बार नाउन आएगा, फिर उसके बाद में प्रोनाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसको जो नाउन था उसको रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन। ठीक, सेम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वर्ड इक्वेशन होती है उसको लिखना इजीली मतलब नहीं लिख पाते हैं और जल्दी नहीं लिख पाते हैं, तो इस वजह से क्या करेंगे हम, वर्ड इक्वेशन की जगह हम क्या करेंगे, सेकंड तरीका यूज करेंगे जो कि है केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का ये सही तरीका होगा। ठीक है, हाँ देखो, व्हेन वी रिप्रेजेंट a chemical reaction in their chemical formulas और सिंबल, उसको हम बोले केमिकल फॉर्मूलास रिएक्शन। ठीक है, यानी ऐसी इक्वेशन है या ऐसी रिएक्शन है जिसको हम, जो भी कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है, उसको उसके या तो उसके केमिकल फॉर्मूलास में लिख रहे हैं या फिर सिंबल्स में लिख रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं क्या, केमिकल फॉर्मूलास रिएक्शन। ठीक है, ये सही तरीका होगा लिखने का, है ना। इसी को मैं लिख देता हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अब तुम खुद देख लेना, ये जो इसको लिखने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम केमिकल फॉर्मूलास में लिखने का टाइम नहीं लगेगा। देखो H2O2 और H2O हो गया। ठीक है, और तुम ऐसे लिखते जाओगे तो वर्ड इक्वेशन में लिखोगे तो टाइम वेस्टिंग है वो एक तरह से, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो उसको केमिकल फॉर्मूलास में लिखना है या सिंबल में लिखना है। ठीक है, उसके नीचे आप लिख सकते हो कि ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, मतलब उसके जो भी वर्ड्स होते हैं ना, उनको नेम होते हैं, वो आप लिख सकते हो। लेकिन जब भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, कैटलिस्ट, नाम तो सुना ही होगा, कैटलिस्ट सुना है नाम, कैटलिस्ट सुना नहीं हो तो देखा होगा, उनको देखा है, किसको देखा है, उसे देखा है। जैसे किसी घर में लड़ाई हो रही है ना, दो पार्टीज हैं आपस में लड़ रही है, और बीच में कोई मेरे जैसा आ जाता है, बोलता है यार तुम्हें गाली दे रहा है, थप्पड़ लगा उसको खींच गई, है ना। फिर थोड़ी देर बाद इस वाले की साइड में आ गई, भाई वो तेरे से गाली दे रहा है, तू कुछ नहीं बोल रहा है उससे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन आ गई, उन दोनों में जो लड़ाई, मतलब वो बहसबाजी कर रहे थे और तीसरे ने आगे क्या किया, उनमें मारपीट करवाना स्टार्ट करवा दिया। लेकिन वो खुद नहीं लड़ा, उसने क्या किया, इनडायरेक्टली क्या किया, उसमें उन दोनों में लड़ाई करवा दी। यहाँ लड़ाई नहीं होगी, जो रिएक्शन है इनमें लड़ाई नहीं होगी। यहाँ क्या होगा, जो कैटलिस्ट का काम होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, या तो उसकी जो स्पीड है या तो स्लो होगी या फिर फास्ट हो जाएगी, खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस जो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने बस क्या किया, उनकी स्पीड है वो कम ज्यादा कर दी, और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको बोल देते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, इसको कैटलिस्ट बोल देते हैं। उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं। ठीक है, इसको क्या लगेंगे फिर, देखो, those substances which change the rate या इसको स्पीड भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतना ध्यान रखना है तुम्हें। कैटलिस्ट जब भी आएंगे ना, चलो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन होगी उसकी रेट को, यानी स्पीड होती है, उसको या तो कम कर देंगे या फिर ज्यादा कर देंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों आप ये कह सकते हो कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसे सब्सटेंस जो भी केमिकल रिएक्शन उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, देखो, MnO2, KMnO4, H2SO4 और NaOH होते बहुत सारे, लेकिन हमने कम ही लिखे। ठीक है, ठीक है, जिससे आपको आइडिया आएगी कौन कौन से होते हैं। अब ये जो कैटलिस्ट होता है वो हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है। जब केमिकल रिएक्शन होगी ना तो उसमें एरो के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में,
मतलब जो भी कैटलिस्ट होंगे उनको कहाँ लिखेंगे हम, एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो कैटलिस्ट में ये तो होंगे ही होंगे, इनमें से कोई तो हुआ ही हुआ, ये नहीं होंगे तो जो और एग्जांपल है वो होंगे, ठीक है। लेकिन एक एक दो चीजें और होती है, जैसे हीट, अभी जो मैंने बनाया था ना ऐसे हीट, ये हीट का सिंबल होता है, ये तो लिखा देखा होगा ना आपने ऐसे करके एरो के ऊपर लिखा देखा है, ठीक है। कुछ ऐसे लिखा होता है जैसे MnO2, ठीक, ये हीट का सिंबल है। या फिर कभी कभी क्या होता है, प्रेशर भी दिया होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया जाता है, जैसे मान लो ये दे रखा है 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब चीजें भी लिखी जाती है। तो ये भी किस में आएंगे, फिर कैटलिस्ट में आ जाएंगे। तो कैटलिस्ट समझ में आए, दो सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली आएंगे, ठीक है। अब कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी कुछ फिजिकल स्टेट भी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है ना उसकी फिजिकल स्टेट भी होती है, ठीक, फिजिकल स्टेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी ना तो हम साथ ही साथ में अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम तरीका सीख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है। आपने ये पढ़ा कि बर्ड्स इक्वेशन होती है, दो तरीके होते हैं लिखने के, बर्ड्स इक्वेशन और केमिकल फॉर्मूला। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखना टाइम वेस्टिंग होता है, तो हम क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, जिससे कि हम केमिकल रिएक्शन होती है उसको फास्ट लिख पाए, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है तो उसमें कैटलिस्ट वगैरह भी ऐड किए जाते हैं, और ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, हमेशा एरो के ऊपर लिखे जाते हैं। और फिजिकल स्टेट होंगी जो केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस होंगे उनकी जो फिजिकल स्टेट होंगी वो भी हमको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे हम जी का यूज करते हैं गैस के लिए, और एल का यूज करते हैं किसके लिए, लिक्विड के लिए, और एस का यूज करते हैं सॉलिड के लिए, और ए क्यू एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इसका यूज करते हैं हम, मतलब इन सबका यूज करते हैं हम, ठीक है। ये क्या बताते हैं हमें, उनकी फिजिकल स्टेट बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, या कोई भी एलिमेंट है वो एक्चुअल में गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, तो ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ लिखे जाएंगे, उस एलिमेंट के या उस कंपाउंड के बेस में लिखे जाएंगे। जैसे केमिकल फॉर्मूलास में ये रिएक्शन पढ़ी हमने, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, तो हम गैस का सिंबल ऐसे बनाएंगे छोटा सा और उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, है ना। ऐसे ऑक्सीजन, इसके लिए भी क्या करेंगे, जी बनाएंगे। और वाटर होता है लिक्विड, इसके लिए हमने क्या बनाया, एस बना दिया, ठीक है। यहां तक सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा और कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मास और कर लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ दें। तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो फिर कर लेंगे ना, कल कर लेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लास्ट टॉपिक आ जाएगा। तुम्हें कोई डाउट वगैरह तो नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है ना, सब है बढ़िया है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अच्छा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व मतलब बचाना, मास एनर्जी, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म या बना नहीं सकते, ठीक है। बट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। चलो
बैलेंस करना हम अलग से सीखेंगे, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन उसके लिए अलग से सिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अभी यही पे खत्म करते हैं, लॉग कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे का कल कर लेंगे, ठीक। मिलते हैं फिर कल, सेम टाइम सेम जगह। जय राम।